मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया, जिसमें 191 विधायकों ने शपथ ली। बचे 8 गुरुवार को पद की शपथ लेंगे। वैसे शुरुआत में ही विधानसभा के भीतर और बाहर अलग अलग पहलुओं को लेकर कुछ संसद जैसी तनातनी और तंज की झलक भी देखने को मिली। एक तंज खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से आया। उन्होंने भजनलाल सरकार से कहा कि उनकी इतनी सी गुजारिश है कि कांग्रेस राज में शुरू योजनाएं आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। गहलोत के इस तंज पर ज्यादा ध्यान इसलिए गया क्योंकि मंगलवार को ही राज्यसभा से 450 रुपए में सिलेंडर को लेकर एक खबर सामने आई है, जिसने सबके कान खड़े कर दिए। दरअसल खबर यह है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि क्या राजस्थान में केंद्र सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की तरफ से जवाब आया कि ऐसी कोई ऐलान और कोई घोषणा नहीं की गई है। केंद्र ने राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने का कोई वादा और घोषणा नहीं किया है। ये लिखित जवाब दिया। तारांकित प्रश्न था ये, और यही वजह है कि शांति धारीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने विधानसभा के बाहर कहा कि बीजेपी सरकार अब घोषणाओं को जल्द लागू करके दिखाए। अब ऐसे में सवाल कई है, जब केंद्र ने गरीब परिवारों को गहलोत सरकार से भी सस्ते सिलेंडर का चुनावी वादा या कोई ऐलान नहीं किया है, तो राजस्थान सरकार इसे पूरा कैसे करेगी? क्योंकि मैनिफेस्टो, आप मेरे बगल में जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 15 नवंबर की तस्वीरें हैं, जब राजस्थान में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मैनिफेस्टो रिलीज किया था। और इसी मैनिफेस्टो में वादा था कि 450 रुपए में गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। जो उज्ज्वला स्कीम के तहत राजस्थान सरकार 500 रुपए में दे रही थी, उससे भी 50 रुपए कम में। इसके बाद कांग्रेस ने कह दिया कि हम 400 रुपए में ही देंगे। तो एक तरह से होड़ मची थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, लोगों ने उस पर भरोसा जताया है कि वो जो वादे किए थे अब उस पर अमल होना चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस पहले ही दिन से कहीं ना कहीं दबाव बनाती बीजेपी पर दिख रही है, चाहे वो अशोक गहलोत का भाषण हो, बयान हो, या फिर आप कहें तो शांति धारीवाल का बयान और दूसरे कांग्रेस नेताओं के सवाल। खासतौर पर उस वक्त राजस्थान में जब पहले से देश में सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में शुमार है, और पंजाब के बाद दूसरे पायदान पर राजस्थान है, जहां पर देश में राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कर्जा है। और बीजेपी वित्त प्रबंधन मजबूत करने का दावा करके सरकार में लौटी है। तो ऐसे में निश्चित ही सब्सिडियों और फ्रीबीज की बात करना बेमानी हो जाता है। आखिर भजनलाल सरकार अब कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के बीच तालमेल कैसे बिठाएगी, इस पर सबकी निगाह रहेंगी। सिर्फ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रियों की भी इस पर खासी निगाह होंगी कि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव में भी कहा था कि कोई योजना, अच्छी योजना, राहतकारी, जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, तो उन योजनाओं को चालू रखते हुए बीजेपी किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करेगी। तो इसको लेकर एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा हर दिन की तरह, जिनसे हम डिबेट करेंगे। आपको बता दें कि आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे, और प्रवक्ता है बीजेपी के संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री हैं, और अजय कछुआ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो अजय कछुआ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और संतोष मेहरोत्रा जो इकोनॉमिस्ट राउंड, वो भी हमारे साथ इस वक्त पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कोशिश करेंगे हम जल्द हमारे साथ जुड़े। आलोक वत्स जी, संतोष जी आपका कार्यक्रम में स्वागत, प्रोफेसर साहब, और अजय जी आपका भी स्वागत। पहला सवाल मेरा अजय जी आप ही से है कि गहलोत ने जरूर कहा है भजनलाल सरकार से कि गुजारिश इतनी सी है कि जो योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए और मजबूत भी किया जाए। क्या माना जाए, ये अपील है या तंज है गहलोत सरकार का, गहलोत का राजस्थान सरकार पर? देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात तो अशोक गहलोत जी का तंज नहीं है, एक ये सुझाव है कि राजस्थान में जिस तरह से सामाजिक कल्याण की योजनाएं चली और जिन सामाजिक कल्याण की योजनाओं को पूरे देश ने स्वीकार किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आके ये बात कहा कि राजस्थान में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो किसी भी तरह से बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही गई है, वो सभी वो जनता को लाभ देने वाली जो बातें हैं वो जनता को लाभ दे, और अशोक गहलोत की जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो राजस्थान में जनता को मुहाविर कराती रहे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश में अमन, चैन और शांति के साथ साथ सख्त रोजगार और सख्त व्यवसाय की जरूरत है।
राजस्थान को एक अव्वल स्टेट बनाने के लिए मुझे ये लगता है कि राजस्थान में बहुत कुछ निवेश की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें हैं। तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि राजस्थान की जनता को एक से एक ईआरसीपी की योजनाएं भी मिले, इसी तरह से हर वो योजनाएं, बुलेट ट्रेन भी मिले, मेट्रो भी मिले, राजस्थान में जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जो भी चीजें हैं वो सभी मिले, क्योंकि राजस्थान एक वो प्रदेश है जो जिसकी बहुत कुछ, जिसमें बहुत संभावना है पर्यटन की दृष्टि से। आप देखिए मनीष जी, जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है और हिंदुस्तान में जो प्रदूषण फैला है कि हिंदुस्तान का जो आज की तारीख में जो प्रदूषण के मामले में 180 में से 180वां स्थान जो गया है, मुझे ये लगता है कि राजस्थान में पर्यटन की बहुत संभावना है, क्योंकि राज्य की और देश की सरकार दोनों मिलकर राजस्थान को वो सभी सुविधाएं दे जिसका वो हकदार है। जी जी जी, प्रदेश में कहना है कि आपका राजस्थान को मिले जो उसके प्रदेशवासी हकदार है। प्रोफेसर मेहरोत्रा का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर, पहले भी मुझे याद है चुनावी जब भाषण हो रहे थे और रैलियां हो रही थी और इस तरह के वादे किए जा रहे थे, तो आप मेरे एक शो पर मौजूद थे और ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ही बात उठी थी कि जो फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी कांग्रेस को चुनाव में घेर रही थी। अब बड़ा सवाल ये कि वो एक तरह से कहें कि अब बाजी पलट गई है, खुद बीजेपी सरकार में है और वो जो फिस्कल मैनेजमेंट की बात की जा रही थी और जो स्कीम्स थी उनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब वो उसके सामने है। क्या आपको चैलेंजिंग महसूस होता है एक राज्य के लिए जो राजस्थान जो है, जो पूरे देश में सेकंड रैंक करता है, अगर आप देखें डेट को लेकर, कर्जे को लेकर, और पर कैपिटा अगर डेट देखें तो 65,000 रुपए से ज्यादा है। स्कीम्स को लागू रखना और साथ ही साथ फिस्कल मैनेजमेंट करना, क्योंकि ये जो 450 रुपए का अनाउंसमेंट था उससे 800 करोड़ रुपए और बर्डन बढ़ेगा एक्सचेकर पर। और फिर इसी बीच राज्यसभा से एक बयान आना, कहें कि जवाब आना कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट या फिर इस तरह का कोई ऐलान राजस्थान के लिए किया नहीं है, जबकि 15 नवंबर को खुद बीजेपी अध्यक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी और बीजेपी का ये चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है केंद्र और राज्य के स्तर पर, इसे आप किस तरह देखते हैं? और अगर वाकई बीजेपी इसको लागू रखना चाहती इन चीजों को, तो फिर उस फिस्कल मैनेजमेंट का क्या होगा? वो जो प्रूडेंट अप्रोच है उसका क्या होगा? मनीष जी, आपको, आपके श्रोताओं को, अजय जी को, सबको नमस्कार जी। मुझे इसमें बहुत विरोधाभास नहीं दिखता। मैं कारण आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम पूरे देश में 450 रुपए की गैस नहीं देंगे, मगर जो राज्य में, मतलब राजस्थान में बीजेपी की पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसको लागू करने में मुझे तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। राज्य सरकार पे भार आएगा, आप कह रहे हैं 800 करोड़ का, तो अब वो उनको ये तो मालूम रहा होगा कि 800 करोड़ का भार आएगा, तो वो लागू करेंगे। वो अपने, जाहिर है अपने खर्च से, राज्य सरकार के खर्च से पे लागू करेंगे। तो कहीं और कटौती करनी होगी तो वहां कटौती करेंगे। मगर मोटे तौर से मैं ये आपको बता सकता हूं मनीष जी कि राज्य सरकारों का जो ऋण भार है वो उतना ज्यादा नहीं है जो जितना केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारों का अमूमन 3% है सकल घरेलू उत्पाद का, मतलब GSDP का, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जबकि केंद्र सरकार का 6% है, 6 से ऊपर है आज की तारीख में जी। तो केंद्र सरकार एहतियात बरत रही है, इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। मगर मुझे लगता है राज्य सरकार तो शायद जो वादा किया है उसको लागू करेगी, नहीं लागू करेगी तो खमियाजा भुगतेगी। जी नहीं, जो GSDP और डेट की जो बात होती है, जो रेशो है, वो करीब करीब जो प्रोजेक्टेड है 23 और 24 के लिए राजस्थान में 37% के आसपास है प्रोफेसर मेहरोत्रा। और ऐसा स्टेट तो है ही क्योंकि पिछली बार लगातार जो कांग्रेस की सरकार थी, काफी जोर रहा उनका पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर, और उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कि राज्य को डुबो रहे हैं, कर्जा बढ़ते जा रहा है लगातार, आमदनी उतनी है नहीं,
तो अब सबसे बड़ा सवाल चैलेंज यही होगा भजनलाल सरकार के सामने, क्योंकि खुद वो पहली बार विधायक बने और सीधे सीएम बने हैं। जो फिस्कल मैनेजमेंट की बात होती है अक्सर, और राजस्थान में अक्सर बीजेपी कांग्रेस आपस में आरोप भी लगाते रहे कि जो भी सरकार आती है और कर्जे में डुबो के चली जाती है और फिर उसको अगले 5 साल उबारने में लग जाता है। लेकिन जब रिसोर्सेज आपको पता है कि लिमिटेड है किसी भी स्टेट के पास में, और बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने वैट कम करने का मुद्दा भी उठाया था चुनावों के भीतर, कि खुद सीएम को लेकर आरोप लगते थे, प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कहते थे कि राजस्थान में तेल महंगा है क्योंकि यहां गहलोत सरकार ने वैट ज्यादा किया हुआ है। अब अगर वैट कम करने की बात होती है, सिलेंडर भी आप अगर कम दे रहे हैं जो 450 का प्रॉमिस है, हालांकि राज्यसभा में तो बयान दे दिया साफ तौर पर, तो चैलेंज ये होगा कि आप किस तरह से उसको जो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने की बात फिर बड़ी खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। रेवेन्यू तो अगर इस प्रकार की के वादे सरकारें करेंगी तो फिर रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ही, लाजमी है, क्योंकि ऋण बढ़ाने में बंदिशें हैं, आरबीआई से इजाजत लेनी पड़ती है, तो वो हमेशा तो आपको दी नहीं जाएगी आरबीआई द्वारा। और जो आपने 37% की बात करी, वो कुल आमदनी का 37% ऋण में और सरकारी जो वेतन है उसको देने में लगता है। तो मुद्दा यहां पर यह है कि बात वापस वही आ जाती है कि अगर राज्य सरकार दो तरीके हैं, या फिर ऋण ले या आमदनी बढ़ाए, तो आमदनी बढ़ाने के भी स्रोत होते हैं राज्य सरकारों के पास। और अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर सरकार ये भी मांग सकती है कि भाई आप हमारा हमको जो अनुदान मिलता है केंद्र सरकार से वो अनुदान बढ़ाइए। तो ये तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नहीं लेगी तो फिर कहीं और कटौती करेगी, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करेगी, शिक्षा सेवाओं में कटौती करेगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश करना है उसमें कटौती करेगी। तो ये सब जरिए होते हैं किसी भी राज्य सरकार को अपनाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता प्रोफेसर मेहरोत्रा की जो कटौती की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, ये सब वो एसेंशियल चीजें हैं जो किसी भी इकोनॉमी और समाज को आगे रन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बजाय सस्ता सिलेंडर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब आप खुद हम जो हमारी सरकार जो है एक तरह से कहें हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर कितना बड़ा रोड ब्लॉक होता है, क्योंकि अच्छा खासा रोड ब्लॉक होता है। और इसलिए ही मैंने शुरुआती दौर में ये बात कही कि ऋण बढ़ाना राज्य सरकार के लिए मुफीद नहीं होगा। राज्य सरकार को स्वयं अपने टैक्स रेवेन्यूज जो कर वसूली है उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकारों के पास जीएसटी चला गया है, मगर जीएसटी की वजह से जो वैट की बात आपने करी, तो मैं वैट की बात पे जरा सा 2 मिनट कर लेता हूं। वैट के बारे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वैट सिर्फ आजकल जीएसटी जब से लागू हुआ है वो केवल पेट्रोल और डीजल पे लगता है। पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो कहीं ज्यादा है राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार अगर खर्च बढ़ाएगी तो उसके पास गुंजाइश बहुत कम होगी कि वो ये वैट को घटाए। तो उसने मतलब वादा जरूर कर दिया होगा, मगर मुझे लगता नहीं कि अब इलेक्शन जीत गए तो वादे से पलट जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। यही होगा। और कम से कम जो सवाल उठ रहे हैं राज्यसभा में, जो जवाब सामने आया उसको लेकर यही उठ रहा है कि पलट जाएंगे। जिस तरह से आपने भी कहा कि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज असल में जो होगा वो फिस्कल प्रूडेंसी को लेकर होगा और उन चीजों को मीट आउट करने पर जोर रहेगा जो वास्तव में एक देश की तरक्की में या राज्य की तरक्की में जो सवाल लगातार उठ रहे थे राजस्थान को लेकर,
उसको लेकर जो बड़ी इकॉनमी बनना है, 5 ट्रिलियन की तरफ जाना है, तो उसमें जो जरूरी चीजें हैं उस पर खासा पहले जोर देना पड़ेगा निश्चित ही। अब बने रहेगा सर दोनों में। घोषणा केंद्र सरकार ने राजस्थान में नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने 15 नवंबर को जब राजस्थान चुनाव में मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें ये वादा किया गया था। अब अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाला है कि एक और केंद्र सरकार कह रही है कि इस तरह का कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने खुद ने किया था। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार है जिस तरह से बीजेपी कहती है, तो अब ये वादा आखिर लागू होगा कैसे, इसको लेकर बात कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, और कांग्रेस से अजय कछुआ भी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपने कहा कि राजस्थान में जो रहने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, आम राजस्थानी, उसको उसका हक मिलना चाहिए, और प्रगति की बात लगातार जो अशोक गहलोत और कर रहे हैं कि हमने जो स्कीमें छोड़ी थी वो बीजेपी जारी रखे। प्रोफेसर मेहरोत्रा को आपने सुना होगा कि इस तरह की स्कीम्स को जारी रखने के लिए निश्चित रूप से रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाना पड़ता है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा रास्ता टैक्स होता है। आपसे अगर जाना जाए कि लगातार आप जो कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल से, हालांकि फिस्कल डेफिसिट आपका जो एस्टिमेशन 3-3.5% का था, उससे बढ़कर के 6-6.5% तक जा रहा था। निश्चित रूप से घाटे में जा रही थी इकॉनमी राजस्थान में, उसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। ये आपके जो प्रॉमिसेस थे उसको लेकर बीजेपी दबाव में आई और उसने भी घोषणाएं कर दी। क्या आपका बाबा विपक्ष में बैठे हैं अब आप, निश्चित रूप से किस तरह से इन योजनाओं को आप अपेक्षा करते हैं, कितनी चालू रहेंगी, क्या उम्मीदें आपको? देखिए मनीष जी, जिस दिन जो 2014 में चुनाव हुए थे, देश में जिस तरह से एक माहौल बनाया गया था वादों का, जिस तरह से जनता को सजवाग सपने दिखाए गए थे हिंदुस्तान की जनता में कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, किसानों को आय दुगनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में आ जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी। एक स्मार्ट सिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इसी तरह से अभी 2023 में जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने ईआरसीपी को लेके बात की, पेट्रोल और डीजल के वेट को लेके बात की, आप गैस सिलेंडर को लेके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बात की, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अंगूठा दिखाने का, ठेंगा दिखाने का जिम्मा ले रखा है जनता को। मुझे ये लगता है कि ये अनुभवहीन, दूरदृष्टि और ये अहंकारी सरकार है। मुझे ये लगता है कि राजस्थान में भी वही विज्ञापन सरकार चलने वाली है, वही ध्यान भटकाने वाली बात और भड़काने वाली बात इसी तरह से चलेगी। देश में आज मुद्दों की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई, आपस में बांटने की लड़ाई, जिस तरह से विज्ञापन के माध्यम से सरकार चल रही है, उस माध्यम से राजस्थान में भी सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विज्ञापन को लेकर तो आप पर भी बड़े आरोप थे, आपने भी पूरी विज्ञापनों से सरकार चलाई, और इसीलिए खुद कांग्रेस के भीतर सवाल उठे कि सिर्फ और सिर्फ गहलोत चुनाव लड़ रहे थे और अपने सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक उन्होंने पूरा कैंपेन रखा, और यही वजह है कि आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। योजना आपकी बहुत अच्छी थी लेकिन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। सिर्फ वो जो पिंक होर्डिंग्स आपने लगाए पूरे राजस्थान में, वो प्रचार और योजनाएं उन तक ज्यादा सीमित रह गई। हमने जो काम किए, जिस तरह से हमने चिरंजीवी योजना लेके आए, जिस तरह से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, हर वार्ड, ठीक है, आप खुद बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके आलोक वत्स जी, काफी दफा रहे हमारे साथ। आलोक जी, बहुत स्वागत, हालांकि देरी से जुड़ पाए। बड़ा सवाल आलोक जी ये उठ रहा है, 18 दिसंबर को पूछा गया राज्यसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन में कि राजस्थान में ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर दिया है क्या केंद्र सरकार ने कि 450 में सिलेंडर मिलेगा। उस पर पेट्रोलियम और जो गैस राज्य मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जवाब आया है, MoS की तरफ से, कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और ना ही ऐसी कोई योजना है। 15 नवंबर को खुद बीजेपी ने राजस्थान में चुनावी मैनिफेस्टो में जेपी नड्डा की मौजूदगी में अनाउंसमेंट किए थे। किसे सही माना जाए? एक तरफ केंद्र कह रहा है कि किसी तरह की कोई घोषणा है नहीं। राजस्थान में खुद 15 तारीख को जब मैनिफेस्टो रिलीज होता है तो उसमें सब बड़े नेता आपके वो मैनिफेस्टो लेकर खड़े हैं, उसमें लिखा है साफ 450 में सिलेंडर। अब कांग्रेस कह रही कि ये भी एक बड़ा जुमला साबित होने वाला है। देखिए मनीष जी, अगर मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है जी तो वो लाजमी है कि उसको देना ही पड़ेगा, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा विलंब से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि वित्तीय व्यवस्था वहां की बिल्कुल चरमराई हुई है और बहुत बुरे कंडीशन में है,
लेकिन इतना कर्ज में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये पहले 3 में इनका जरूर स्थान होगा। तो अगर वहां पर पहले शायद गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी और बीजेपी ने उसको 450 में घोषणा किया था, थोड़ा समय लग जाए लेकिन ये मिलेगा जरूर, इसके लिए प्रावधान करना होगा जी। और जो मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दिया है, शायद उनको ये पूरी जानकारी नहीं रही होगी कि हमने मैनिफेस्टो में किन किन चीजों की वादे किए हैं। लेकिन सर बड़ी हैरानी आलोक जी की मिनिस्टर को जानकारी नहीं होगी कि किसका अनाउंसमेंट किया है, वरना हाँ कर देते। हो सकता है, मैंने ये क्या क्या हो सकता है नहीं हो, अगर होता और उसमें लिखा होता तब तो नकारने का कोई सवाल ही नहीं है। सर जब सर एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये रहा राजस्थान में, लिखित में है कोई चीज जी, ऑफिशियल पार्टी का डॉक्यूमेंट बन गया है जी, तो उसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? नहीं बिल्कुल यही सवाल है अब सबसे बड़ा, और इसी को लेकर ये पूछा जा रहा है कि जब 450 रुपए की बात हो रही थी सिलेंडर देने को लेकर, उसी के साथ साथ ये भी बात हो रही थी जो आपने अपनी बात शुरू की कि वित्तीय हालत राजस्थान की चरमराई हुई थी। बीजेपी ये वादा कर रही थी कि हम वित्तीय प्रबंधन ठीक कर देंगे, फिस्कल मैनेजमेंट राजस्थान का बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन में तो मनीष जी ठीक नहीं हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्जे में दूसरे स्थान पर है, पर कैपिटा कर्जा 65,000 रुपए से ज्यादा एक राजस्थानी पर कर्जा है, 8 करोड़ राजस्थानियों पर कर्जा है। बात अब सवाल ये है आलोक सर कि इस फिस्कल मैनेजमेंट को करते करते जनहित की योजनाओं पर सबसे बड़ा प्रहार उन्हीं पर होता है। सब्सिडी रोकनी पड़ती है, टैक्सेशन बढ़ाना पड़ता है, रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, फिस्कल डेफिसिट का हाल बहुत बुरा है। उसी को लेकर प्रोफेसर मेहरोत्रा आपसे पहले समझा रहे थे, तो एक बड़ा ये बाइटिंग द बुलेट जैसी कहानी है, वो उस तरह की रहेगी कि आप जनहित की योजनाओं को जारी रखेंगे कि आप वित्तीय प्रबंधन संभालेंगे। देखिए जिस तरीके से आजकल ये फ्री बीज का माहौल पैदा हो गया है, इस पर कोई आदमी ये नहीं कैलकुलेट करता है कि भैया इसका वित्तीय बोझ क्या पड़ने वाला है। इसलिए कांग्रेस ने भी जितने वादे किए कर्नाटक में, हिमाचल में, उसमें से बहुत आधे अधूरे, पॉसिबल ही नहीं है उसको फुलफिल सर करना। यही 450 रुपए सिलेंडर से राजस्थान पर 800 रुपए का रुपए का और कर्ज बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। और ऑलरेडी 65,000 करोड़ के कर्जे में है हाँ राजस्थान। आपने वैट कम करने की बात की चुनाव में, आपने अब जो 450 में सिलेंडर दिया 800 करोड़ रुपए और एड ऑन कर लीजिए, उसमें वैट आप कम कर देंगे। किस तरह से चैलेंज को मीट आउट करेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा राजस्थान सरकार को लेकर। संक्षिप्त में ये आपका कहना सही है जी, इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर आपने जनता को वादा किया है और जनता के साथ आपने लिखित में ये डॉक्यूमेंट किया है, तो अगर आप नहीं देंगे तो वहां की जनता तो एकाएक भाग जाएगी, ठीक है, और ये काम मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल 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 आलोक जी, आपने खुले मन से स्वीकारा कि एकदम जो वादा किया उसको लागू करना पड़ेगा। समय थोड़ा कम है आलोक सर, इस पर और भी बातें आगे जारी रहेंगी। प्रोफेसर मेहरोत्रा आप हमारे साथ जुड़े, अजय जी आप जुड़े, प्रोफेसर मेहरोत्रा और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।